एक सेकंड, किस ग्रुप में भेजा? नहीं सर भेजे नहीं। ग्रुप में फोटो भेजो। अच्छा, कौन सा असाइनमेंट? रुको, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस 50, उसमें 15 क्वेश्चंस था। आई थिंक जो समीर ने आपको फॉरवर्ड करा होगा वही वाला कह रहे हो ना? हाँ यस सर। चलिए, उसमें सेकंड नंबर में है सर। क्वेश्चन नंबर व्हाट? 2, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ब्लॉक स्लाइड कर रहा है बिटवीन टू हाँ वेव्स, यस राइट? यस सर। हाँ, ओके। यहाँ क्वेश्चन है जो मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल स्लाइड्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस प्लेन्स। सो दिस इज वन प्लेन एंड दिस इज द अदर प्लेन। दोनों का एंगल सेम है, एंगल अल्फा, और ब्लॉक इज स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो ये इंक्लाइंड प्लेन का मैक्सिमम हाइट h है। इनिशियल हाइट ऑफ द पार्टिकल भी h कहा हुआ है, h इज द इनिशियल हाइट ऑफ द पार्टिकल। आपको यहाँ पे पहला पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, पीरियड ऑफ सेकंड ऑसिलेशन। पार्ट में डाउट है। और दूसरा पार्ट है आपको ये प्रूव करना है, इज द मोशन ऑसिलेटरी और इज इट एसएचएम। ठीक है, ऑसिलेटरी है या फिर एसएचएम? आवाज आ रहा है? यस सर। डिस्कनेक्ट होते रहे बीच में तो देखते रहना जरा सा। तो आपको यहाँ पे ऑसिलेटरी और एसएचएम प्रूफ करना है। तो सेकेंड पार्ट, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। देखो, अगर यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है तो आप ये पहले डिसाइड करो कि कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसका। पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है इसका बताओ। मैक्सिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या एम्पलीट्यूड लोगे यहाँ पे? h हाँ, sin अल्फा, क्यों ले रहे हो एच सॉरी साइन h अल्फा? बाई sin अल्फा सर, h बाई sin अल्फा। हाँ, क्यों ले रहे हो एच बाई साइन अल्फा? सर मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये मोशन अलोंग द इंक्लाइन हो रहा है, ये मोशन अलोंग द इंक्लाइन हो रहा है। तो आपको वर्टिकल हाइट पता है h, आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इसके मीन पोजीशन तक पहले कैलकुलेट कर रहे हो, फिर ये दूसरे जगह पर डिस्प्ले दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे सेम मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, दैट मींस कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। तो जितना मैक्सिमम हाइट यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी लूज करके वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी इसको इस मीन पोजीशन से वापस से दूसरे साइड के
वो काइनेटिक एनर्जी उसको दूसरे साइड ऑफ द इंक्लाइन पे भेजेगा ऊपर, जहाँ पे फिर से वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से जो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये ऑसिलेट करता रहेगा दोनों वेजेस के बीच में। तो आप along this is the amplitude along the incline, along the incline हो रहा है। एंड अगर हेलो, आवाज आ रहा है आप लोगों को? Yes. काफी डिस्कनेक्ट हो रहा है, सॉरी गाइस, आई थिंक मतलब कोई नेटवर्क इशू है, कुछ नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे जो ये एम्पलीट्यूड है ये अलोंग द इंक्लाइन पे मेजर किया हुआ है। सिमिलरली आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो तो आप स्क्रीन नहीं दिख और रहा। क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब जाके स्क्रीन दिख रहा होगा, Yes sir. ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना है। पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन निकालने के लिए आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड पता चल गया, उसके बाद आप क्या करोगे? बताओ, अप्रोच बताओ जल्दी जल्दी से। हम्म, देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, लॉन्ग द इंक्लाइन इस पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा जी साइन थीटा, ठीक है। along the incline इस पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा जी साइन अल्फा का, जी साइन अल्फा टू बी प्रिसाइज।
हेलो, आवाज आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो। ठीक है। वैभव सर गायब ही हो गए। चलो ठीक है, अभी शायद से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था आपके, जो मैंने असाइनमेंट दिया हुआ था उसमें आपको पहला क्वेश्चन ये था कि आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। दूसरे पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि वो ऑसिलेटरी है या एसएचएम है। तो पहले क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पता है कि एच साइन अल्फा हो जाएगा आपको। एंड इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे अलोंग द इंक्लाइन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे उस पे जी साइन अल्फा का फोर्स लग एक्सिस। ऑफ कोर्स ये जी साइन अल्फा कैसे आया हुआ है, ये एम जी का फोर्स यहाँ पे लगे हो जाएगा और इधर पे एम जी साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये जो अलोंग द इंक्लाइन फोर्स लग रहा है उसको हम इसके मास के साथ डिवाइड करने के बाद आपको एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो हो जाएगा जी साइन अल्फा का। सो ये जी साइन अल्फा के साथ ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, एंड कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? साइन अल्फा का डिस्टेंस मूव कर। तो आप यहाँ से प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो टाइम मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 2s/a अंडर रूट। तो ये s क्या है यहाँ पे? h बाई साइन अल्फा है, और a क्या है यहाँ पे? g साइन अल्फा है। तो ये टाइम पीरियड पे वो ऊपर से लेके नीचे तक आएगा। कहाँ से? ये इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये इसके मीन पोजीशन तक आएगा इतने टाइम पे। फिर सेम टाइम पे वो दूसरे एक्सट्रीम तक ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जो एनर्जी है उसकी कहीं पे लॉस नहीं हो रही है। तो सेम टाइम मैं कह सकता हूँ जितने में नीचे जाएगा उतने में ही ये ऊपर आएगा। तो ये जो यहाँ पे टी की वैल्यू मुझे मिली है, ये टोटल टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं कह दूंगा कि ये 4 टाइम्स ऑफ टी 4 टाइम्स ऑफ टी क्यों हो रहा है बताना मेरे को। 4 से मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से फिर दूसरे मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये ओरिजिनल पोजीशन पे रिवर्ट बैक करेगा। तो ये 4 बार अपना पाथ जब कवर करेगा तब जाके आप वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे। वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे। तो ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन में टी जो है स्मॉल टी इज जस्ट 1/4 पार्ट ऑफ इट। तो टोटल टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको 4 टाइम्स ऑफ टी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज आप 4 टाइम्स ऑफ टी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4/sin अल्फा 2h/g मिल रहा है। ये आपको मिलेगा टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, एंड टोटल टाइम पीरियड इज नथिंग बट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ही पूछा हुआ है ना, तो पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ही निकाल दो। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो 2π/ω करते, बट ये पूछा हुआ नहीं है तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको पहला वाला ऑप्शन का आंसर मिल जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपको बताना है कि ये ऑसिलेटरी है या फिर एसएचएम है। तो सिमी हो यहाँ पे? सिमी जवाब दो। सोनाली? यस सर। तो मुझे ये बताओ कि जो एक्सेलरेशन है, अगर आपको एसएचएम में मैंने कंडीशन क्या कहा हुआ था? अगर कोई एक मोशन को एसएचएम कहना है तो 2 कंडीशन मैंने कहे हुए थे। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये था कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल होना चाहिए,
और दूसरा कंडीशन क्या था, याद है? पीरियोडिक होना चाहिए। हाँ, पीरियोडिक मोशन नहीं, दूसरा कंडीशन मैंने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन शुड बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। डिस्प्लेसमेंट के ये माइनस इसलिए कहता है कि आपको डायरेक्शन दिखाता है, और ये डायरेक्शन ये दिखाता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। तो ये कंडीशन आपको ट्रू होनी पड़ेगी एसएचएम के लिए। एसएचएम के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी पड़ेगी, तब जाके आप कहोगे कि वो एसएचएम है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पे हम लोग अगर प्रूव करना है कि ये ऑसिलेटरी है या एसएचएम है, तो आपको, अगर आपको जो एक्सेलरेशन है इस टर्म्स में आ जाता है कि the acceleration experienced by the body is some constant minus of some constant k multiplied by the displacement। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है आपका एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी का, तब आप कहोगे कि वो एसएचएम है। अगर ऐसा नहीं आता है तब आप कहोगे कि वो पीरियोडिक ऑसिलेशन है, तब वो पीरियोडिक ऑसिलेशन है। तो अब यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन ये बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, जी साइन अल्फा का एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अगर अल्फा बहुत स्मॉल है, इफ अल्फा इज स्मॉल, then of course sin of alpha will be approximately equal to alpha only। तो अगर अल्फा स्मॉल है, sin of alpha will be approximately equal to alpha, तो the acceleration turns out to be g times of alpha। ठीक है, acceleration turns out to be g times of alpha। एंड अब ये अल्फा भी कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि ये इंक्लाइन का जो एंगल है वो कांस्टेंट है। अगर इंक्लाइन का एंगल कांस्टेंट है तो अल्फा कांस्टेंट है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी एक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो जो एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है इस बॉडी पे, विच इज मूविंग बैक एंड फोर्थ इन द अलोंग द इंक्लाइन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है वो मुझे ओवर द टाइम पीरियड इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओवर द टाइम पीरियड इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ओवर द टाइम कांस्टेंट वैल्यू है। बट अगर एसएचएम होता तो आपको विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होना चाहिए था। एंड कैसे चेंज होना चाहिए था? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में आपका, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन बदलता हुआ दिखना चाहिए था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये एक एसएचएम का केस नहीं है। ठीक है, ये एक सिंपल ऑसिलेशन का केस है। एसएचएम के केस के लिए आपको नेसेसरी कंडीशन इज द एक्सेलरेशन शुड बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि इस केस में ट्रू नहीं है। तो इसीलिए ये पीरियोडिक ऑसिलेशन है। फिर इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो ओवर द टाइम पीरियड कांस्टेंट मिल रहा है, तो ये एसएचएम नहीं है। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, आपको कोई डाउट है और आगे? सर हाँ है। पूछो पूछो, फिर पूछो। पूछो। क्या हो गया? नहीं है कोई डाउट? आगे बढ़े? सर हाँ। क्या हो गया? आगे बढ़े ना? ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर 13 नंबर। 13 नंबर, वही वाले शीट में। यस सर।
a particle is subjected to two simple harmonic motions in the same direction with equal magnitudes and equal frequency. If the resultant amplitude is equal to the amplitude of individual motions, find the phase difference between the individual motion. यहाँ पे आपको phase difference between the individual motion पूछा हुआ है. तो आज हमारा टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है, इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं. आज तो काफी टाइम वेस्ट हो गया है, तो आई थिंक आधा घंटा तो यहीं पे ही बीत गया है. तो आई थिंक हम लोग को बहुत कम टॉपिक्स डिस्कस करने मिलेगा. तो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन हम लोग का आज इन्हीं पे ही है. मैं आज सोच के आया था कि आज 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. एनर्जी इन एन एसएचएम, इन एसएचएम, और दूसरा हो जाता सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, और तीसरा हो जाता फेज एनालिसिस इन एन एसएचएम. तो ये जो तीसरा वाला पार्ट का है, ये 13th क्वेश्चन, जब ये तीसरा वाला पार्ट डिस्कस हो जाएगा तब आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं. अभी के लिए इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है. जब हम लोग फेज एनालिसिस डिस्कस कर लेंगे तब ये क्वेश्चन आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. ओके. ठीक है ना. यस सर. और तो अभी जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, और कोई अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. देखो अभी मामला, अगर आपको डाउट हो रहा है ना कैसा भी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए. उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पहले से ही तुरंत आके डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ताकि पहले स्टार्टिंग के टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है. तो पहले ही अगर आप डाउट पोस्ट कर देंगे तो मैं तुरंतली वही डाउट से प्रोसीड कर जाऊंगा यहाँ पे, और फिर टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे आगे का. बट क्लास में आने के बाद अगर मैं डाउट्स पूछने लग रहा हूँ तो देख रहे हो काफी टाइम वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं एनर्जी इन एन एसएचएम को लेकर. तो एनर्जी इन एन एसएचएम देखो कैसे होता है. यहाँ पे एसएचएम का स्टैंडर्ड मॉडल है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक बॉडी के साथ कनेक्टेड है, एंड ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये बॉडी रेस्ट कर रहा है, और इस बॉडी को हमने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर दिया है एक्स अमाउंट, और फिर छोड़ दिया है. तब ये पीरियोडिक ऑस्सिलेशन एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन. अबाउट दिस मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होता है, it is an equilibrium position, so f net is 0, so acceleration is 0, the displacement is 0, velocity is maximum, and ये जो extreme position है यहाँ पे क्या हो जाता है, extreme position में the f net is kx amount लगेगा इस पे, डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे पुश पुल करेगा स्प्रिंग इसको वापस. तो एक्सेलरेशन भी इसको माइनस के बाई एम एक्स, क्योंकि एक्स आपका इस डायरेक्शन पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे, आपको एक्सेलरेशन आपको ऑपोजिट, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन पे आपको एक्सेलरेशन होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन है, एंड वो भी मैक्सिमम वैल्यू है. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है. सिमिलरली दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की बात होगी, ठीक है. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये आर्गुमेंट्स देते हो और मीन पोजीशन पे ये आर्गुमेंट्स देते हो. तो सेम चीज देखो, अब यहाँ पे मैं एनर्जी कैलकुलेट करने वाला हूँ एसएचएम में. 2 तरीके की एनर्जी, 3 तरीके की एनर्जी हो जाएगा. हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे, और टोटल एनर्जी डिस्कस करेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने से पहले ये समझो, पोटेंशियल एनर्जी will be stored in the spring. कैसे? अगर आपने अभी हमने ब्लॉक को x अमाउंट डिस्प्लेस किया है, अगर हमने ये ब्लॉक को x अमाउंट डिस्प्लेस किया है,
तो इस पे मैं एक फोर्स लगाऊंगा, इस पे मैं एक फोर्स लगाऊंगा, और इस बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन पे एफ अमाउंट फोर्स लगा रहा हूँ, और अगर मानो कि इसको मैंने एक्स अमाउंट डिस्प्लेस किया हुआ है, तो जो स्प्रिंग होगा वो इसको वापस से पुल करने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग उस पे के एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। एक्स अमाउंट हमने इसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है, तो एक्स अमाउंट एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग में, तो के एक्स अमाउंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगा के ब्लॉक एम को वो पुल करेगा अपने साइड, और आप अपना फोर्स एफ लगा के उसको ब्लॉक को फॉरवर्ड डिस्प्लेस करवा रहे हो। तो ये जो फोर्स होगा वो आपको के एक्स लगेगा, और आपका डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो फोर्स अगर वेक्टोरियली लिखें तो आपने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे किया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है, ठीक है। बट ये तो अपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स है ये फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग है, ये उस सिस्टम का, किस सिस्टम का, ये इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, स्प्रिंग जो लगा रहा है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन पे हुआ है तो ये स्प्रिंग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो स्प्रिंग फोर्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो हम इस फोर्स के साथ हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग में स्टोर्ड है, तो इसके वजह से हम ये फोर्स को इवेलुएट करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स तो ठीक है लगा रहे हो गया, बट वर्क डन, अच्छा चलो यहाँ पे वर्क डन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन विल बी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इंटीग्रल, इतना वर्क डन हम करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम लोग के एक्स अप्लाई कर रहे हैं इंटू डी एक्स कर रहे हैं, तो ये हम कहाँ से कहाँ, इसके मीन पोजीशन से लेके मान लो इसके एक्स पोजीशन तक हमने डिस्प्लेस किया हुआ है, तो आपको ये मिल जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे ये समझे हो गया आप लोग, वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट x माइनस जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो पे है विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन इज जीरो इटसेल्फ, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन टर्न्स आउट टू बी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हो गया। जितना आप x डिस्प्लेस कर रहे होगे, जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस पे बढ़ता जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी इसके स्प्रिंग पे स्टोर होता जाएगा, stored in spring. Now, अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करनी है बॉडी की। काइनेटिक एनर्जी मैं ये ब्लॉक की डिटरमाइन करने वाला हूँ। काइनेटिक एनर्जी मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा, इसी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी मुझे डिटरमाइन करनी है। काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करने का तरीका क्या होगा बताओ। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी यही होता है या नहीं है, वो ना तुम लोग सब वहां पे, आवाज आ रही है आप लोगों को, ऑलराइट हाँ, जवाब देते रहो ताकि नेटवर्क डिस्कनेक्ट होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी पता है,
तो v क्या हो जाता है, a ओमेगा टी cos ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी इज दिस, काइनेटिक एनर्जी इज दिस, तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी इतनी है, याद रखो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ m हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से सुन लो इस बात को, मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करने वाला हूँ अभी इक्वेशंस को, तो ध्यान देना है घर पे। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एसएचएम के लिए ये सारे इक्वेशंस ट्रू है। हाफ के एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, हाफ के ए स्क्वायर एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मुझे ये पता है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम, मुझे ये पता है। तो मैं के की जगह पर यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट के ई इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी टाइम लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इन टर्म्स ऑफ टाइम है, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। कैसे, कॉस स्क्वायर के टर्म्स में एंड साइन स्क्वायर के टर्म्स में आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट पे साइन ओमेगा टी और वेलोसिटी कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, and k is nothing but m omega square half m omega square x square. Potential energy with respect to x इस तरीके से चेंज हो रहा है। Similarly kinetic energy is nothing but half mv square, and v square को मैंने ये कहा हुआ था यहाँ पे, याद होगा अगर आप लोगों को, v square is equals to omega square a square minus x square, ये लिखा था, है ना। तो अब v स्क्वायर को यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ x। सो आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैंने इन टर्म्स ऑफ t भी बता दिया है, इन टर्म्स ऑफ x भी बता दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 है, तो आपको इतना आ जाएगा। फिर इन टर्म्स ऑफ टाइम देखो, इन टर्म्स ऑफ, ये तो टाइम हो गया, ठीक है, ये टाइम के साथ कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रहा है। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फिर से मैं करूंगा, तो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है। तो आपको यहाँ पे भी वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ रही है, जो कि पहले आपको वैल्यू आ रही थी। तो टोटल एनर्जी यहाँ क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी in a SHM is constant. टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ऑफ कोर्स अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसमें टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप ना एनर्जी क्रिएट कर सकते हो ना ही एनर्जी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। टोटल एनर्जी इन ए सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप और एक स्टेटमेंट ये कह सकते हो, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन SHM, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन SHM, motion in SHM, potential energy
and kinetic energy are interconvertible. interconvertible क्या हो रहा है, आप जब ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर। जब x जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ऑफ कोर्स स्प्रिंग के डायमेंशंस में समझो, स्प्रिंग के डायमेंशन अगर हमने यहाँ से डिस्प्लेस ही नहीं किया, डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे हैं, तो स्प्रिंग पे कोई एक्सटेंशन नहीं है, स्प्रिंग पे कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो आपको स्प्रिंग पे कोई पोटेंशियल जीरो है। और अगर यही वाला डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इवैल्यूएट करेंगे, तो आप x को जीरो डालो यहाँ पे, तो आपको हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। और आपको ये पता है जब मीन पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे। तो क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, आपको टोटल एनर्जी कंजर्व रखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो गया। सिमिलरली अगर आप दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आ जाओगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पर ए डालोगे तो ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी था और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को देखो, पोटेंशियल एनर्जी जाके पूरा टोटल एनर्जी के बराबर हो गया है, काइनेटिक एनर्जी पूरा जाके जीरो हो गया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जो मीन पोजीशन पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे स्टोर हुआ है, दिस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। एंड यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है। और करूँ तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ कर रहे हैं, जैसे कि x वर्सेस t, vt, at और va, vx और ax का ग्राफ हमने, ये 6 ग्राफ हमने ड्रॉ किया था पहले, है ना। तो वैसे अभी और भी ग्राफ आ रहे हैं अभी आपके। तो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब x जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जब x जीरो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब x इक्वल्स टू a है, जब x इक्वल्स टू a है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब x इक्वल्स टू माइनस a है अगेन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, एंड इनके बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ये क्या है, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पे, तो एंड ये जीरो पे जीरो ही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से पैराबोला आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, ये पैराबोला होगा, पोटेंशियल एनर्जी का है विच इज अ पैराबोला। नाउ काइनेटिक एनर्जी कैसे बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कह रहा हूँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब x इक्वल्स टू जीरो है आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा, मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे होगा, और x इक्वल्स टू a पे आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, मतलब जब एक्सट्रीम पे आया
तो आपका ये हो जाएगा। तो ये आपको जो दूसरा कर्व मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये भी पैराबोला है बट ये काइनेटिक एनर्जी का है, अपसाइड डाउन पैराबोला है। एंड जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये किसका है? ये टोटल एनर्जी का है। तो टोटल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया और काइनेटिक एनर्जी हो गया। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अपवर्ड पैराबोला एंड काइनेटिक एनर्जी इज डाउनवर्ड पैराबोला। अब हम बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा पोटेंशियल एनर्जी कैसे बदल रहा है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। एंड काइनेटिक एनर्जी कैसे बदल रहा है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा t की तरह ये बदल रहा है। तो देखो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखें, टाइम एक्सिस ये है, ये एनर्जी का एक्सिस है। तो जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी तो हमेशा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड ही रहेगी। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी को मैं y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, और x एक्सिस पे मैं टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ इन तीनों की वैल्यू क्या नेगेटिव x एक्सिस में जा सकती, नेगेटिव y एक्सिस में जा सकती है क्या? जवाब दो जल्दी से। नो सर। क्यों एनर्जी नेगेटिव? पहली तो बात ये देख लो, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता। दूसरी बात आप देख लो, तो यहाँ पे जो हमारा साइन स्क्वायर का टर्म है, तो जब ये टाइम के साथ साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, तो ये कभी आपको और स्क्वायर है साइनसॉइडल का, तो ये कभी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो इसीलिए नेगेटिव वाला पार्ट मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का है एंड काइनेटिक एनर्जी का कर्व एट t इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल एनर्जी 0 है। t इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये साइन स्क्वायर के टर्म में वेरी हो रहा है, ये साइन स्क्वायर के टर्म में वेरी हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये साइन के टर्म में वेरी हो रहा है, तो एंड सबका स्क्वायर ही है, तो ये कुछ ऐसा वेरी हो रहा होगा, ये कुछ ऐसा वेरी हो रहा होगा। ठीक है, एंड ये टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है। फिर अगर आप काइनेटिक एनर्जी को बोलो, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर के टर्म्स में आएगा। जहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा है, जहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पे ये मिनिमम आ जाएगा। फिर जहाँ पे ये मिनिमम हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे ये फिर मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। फिर जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर सिमिलरली आप समझ जाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये किसका है? ये काइनेटिक एनर्जी के लिए। व्हाइट वाला क्या है? व्हाइट वाला पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और जो टोटल एनर्जी है वो आपका हमेशा कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी जो है वो आपका हमेशा कांस्टेंट है। क्या वैल्यू है टोटल एनर्जी का? ये वैल्यू है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? यस सर। अब ये टाइम पीरियड पे वैल्यूज देखो, टाइम पीरियड पे वैल्यूज देखो। तो इसका टोटल टाइम पीरियड अगर एसएचएम का कैपिटल टी है, टोटल टाइम पीरियड एसएचएम का कैपिटल टी है, तो फिर से आ जाओ, x इक्वल्स टू ये मीन पोजीशन है, ये x इक्वल्स टू a इसका एक्सट्रीम हो गया, ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया x इक्वल्स टू -a। तो जब x इक्वल्स टू मीन पोजीशन से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, तो एंड फिर जब एक्सट्रीम पे चला जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो
पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो से लेके मैक्सिमम तक कन्वर्ट हो गया है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से जीरो तक चला गया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से जीरो तक चला गया है, तो ये कितने टाइम पे हो रहा है? ये T/4 टाइम पे हो रहा है, तो ये पहला वाला T/4 है। फिर काइनेटिक एनर्जी इसके एक एक्सट्रीम से वापस से ये घूमकर इसके मीन पोजीशन पे आएगा, कितने टाइम पे आएगा? T/4 टाइम पे आएगा। तो वापस से ये घूम के जब आएगा, ये दूसरा T/4 हो गया। फिर वापस ये मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम तक जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर से ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, जो कि जीरो वैल्यू है। देखो कहाँ पे जीरो वैल्यू हो रहा है, ये यहाँ पे जीरो वैल्यू हो रहा है, और ये आपका सिमिलरली T/4 हो जाएगा। तो आपका जो टोटल टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम। क्लियर है बात? ये यहाँ से यहाँ तक का आपका टोटल टाइम है, ठीक है। तो इतने टाइम पे जो ग्राफ था एक्स का, एक्स कैसे डिस्प्लेस हो रहा है इसके ग्राफ में? एक्स वर्सेस टाइम अगर बनाएंगे तो ये इतने ही टाइम में एक्स गया मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से फिर वो मिनिमम हुआ, मिनिमम से फिर दूसरे एक्सट्रीम तक गया, फिर दूसरे एक्सट्रीम से फिर वो मीन पोजीशन पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे एनर्जी का। आखिरी पॉइंट होता है एनर्जी में एवरेज एनर्जी निकालना। एवरेज एनर्जी, ये एक्सप्रेशंस को याद कर लेना है ना, ये एक्सप्रेशंस को याद कर लेना है। ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट भी मैंने दे दिया है एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी मैंने दे दिया है। इन एनर्जी एक्सप्रेशंस को याद कर लेना। तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी निकालने वाली बात है। एवरेज एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो देखो मुझे पहला है कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो मुझे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट माने कि x, तो मुझे ये पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर के साथ, एंड काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ, एंड टोटल एनर्जी क्या है? इट इज ऑलवेज कांस्टेंट हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अब मैं एवरेज एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू जब ऐसे दो ब्रैकेट्स के बीच में रखा जाता है तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू हो जाता है। एवरेज वैल्यू ओवर डिस्प्लेसमेंट में कर रहा हूँ, तो कभी एवरेज वैल्यू आपको निकालने वाला आता है तो आप क्या करते हो? पोटेंशियल एनर्जी जो भी जिसकी भी एवरेज वैल्यू निकालते हो उसको आप ये करते हो या नहीं करते? यही करते हैं, बताओ। मानो कि Yes. एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू यही करना होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से? जीरो से ए, सॉरी माइनस ए से ए तक, माइनस ए से ए तक इंटीग्रेशन। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स में होगा ना, तो इसको सिर्फ एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे,
ये a क्यूब 2a क्यूब बाई 3 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, ये 2a स्क्वायर कैंसिल 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू है 1/6 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू देखो, तो इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इंटीग्रल माइनस a से सॉरी a से लेके ओके माइनस a से a तक ये लेते हैं डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ माइनस a से a तक dx। So this value will be half m omega square by 2a square, यहाँ पे 2a हो जाएगा, सिमिलरली माइनस 1/3 2a क्यूब, है ना, कोई दिक्कत है इसमें। सो ये 2a 2a 2 पर यहाँ पे a कैंसिल, ये भी आपको 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर वैल्यू देगा। सो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू भी सेम आती है 1/6 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ओवर दी प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट, जब पूरा डिस्प्लेसमेंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट्स आपको 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आ रहा है, क्लियर है ये बात। एंड टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू हमेशा, क्योंकि ये टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो ये हमेशा आपको 1/4 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। आप ये कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू जो है वो potential energy की average value is 1/3 of potential energy की average value is 1/3 of total energy की average value and same kinetic energy के लिए भी, ठीक है। समझ में आया ये बात, एवरेज वैल्यूज, ठीक है। Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे पीई डी टी करेंगे इंटीग्रल ऑफ डी टी, तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई ये 0 टू कैपिटल टी, ये 0 टू कैपिटल टी जब इंटीग्रेट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो टी ही आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू कैपिटल टी। अब जब साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, बताना। 1/2 cos 2 ओमेगा टी करके करेंगे, है ना। Yes, sir. यही होता है ना, 1 माइनस cos 2 थीटा इज cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, ये सही है। सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई टी। तो यहाँ पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, बाई टी, ये तो आपका पहला वाला जो टर्म है वो इंटीग्रेट होने के बाद आपको t/2 दे देगा, और दूसरा वाला जो टर्म है वो इंटीग्रेट होने के बाद आपको माइनस ऑफ सॉरी प्लस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और ये 0 से लेके
t तक आपको इंटीग्रेट करना होगा लिमिट्स। तो ये वैल्यू आप m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई t बाई 2 माइनस हाफ 1/4 ओमेगा कर लेते हैं एंड साइन ऑफ 2 ओमेगा t माइनस साइन ऑफ 0। तो ये वैल्यू तो 0 है, साइन ऑफ 0 0 एंड साइन ऑफ 2 ओमेगा t इज आल्सो 0 बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई t। तो 2 पाई बाई t है तो 2 ओमेगा कैपिटल T क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, है ना। तो 2 ओमेगा कैपिटल T 4 पाई हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये भी 0 है। तो आपको ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ से 0 हो जाता है। तो आपको नेट वैल्यू जो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू है। सिमिलरली होगा क्या होगा, 4 पाई क्यों हो रहा है, ये देखो ये 2 पाई बाई टी है, साइन का आर्गुमेंट है ना। तो ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी है। तो 2 ओमेगा टी अगर मैं करूं तो ओमेगा की जगह पर यहाँ पे 2 पाई बाई टी लिखूं, तो ये टी कैंसिल और ये 4 पाई हो गया, ठीक है। फिर यस सर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हम निकालेंगे तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t आता है dt। ये 0 से t तक, फिर डिनोमिनेटर में आपको t आ जाएगा। तो आप हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई t करेंगे, cos स्क्वायर ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक के साथ, तब आप सेम फिर करेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई t। तो ये जो वैल्यू है वो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, तो ये 1/2 प्लस cos 2 ओमेगा t बाई 2 है। तो जब इसको भी आप इंटीग्रेट करके देखेंगे तब आपको यही वैल्यू आएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर का। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज भी आपको सेम आ रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज वैल्यू के बराबर आ रहा है। और आप टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू कितना है, टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू का हाफ। ये कौन सा एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और ऊपर वाला जो एवरेज वैल्यू 1/3 जो आया था वो एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें सॉल्व करनी है, इन चीजों को ग्रास्प करना, थोड़ा सा समझना। क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, आई थिंक काफी स्टार्टिंग पे टाइम वेस्ट हो गया है नेट स्लो होने की वजह से। तो हम लोगों ने सिर्फ अभी एनर्जी ऑफ एन एसएचएम किया हुआ है, एनर्जी ऑफ एन एसएचएम में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। इसके बेसिस पे अब क्वेश्चंस करना बचा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम और फेज एनालिसिस ये दोनों चीज सीखेंगे। तो अभी आप लोग को ये चीज समझना है कि फिर से वापस से एसएचएम पे आओ तो आप देखो किस तरीके से आर्गुमेंट करोगे। जब एसएचएम का मीन पोजीशन पे है और एसएचएम दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया, तो जब ये मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पे एफ नेट 0 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है यहाँ, ठीक है। तो ये सारा आर्गुमेंट आप मीन पोजीशन के लिए कर सकते हो। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा
तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। एफ नेट जो है फोर्स भी जो लगता है वो भी मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। सिमिलरली दूसरे एक्सट्रीम के लिए भी आर्गुमेंट्स ट्रू है। ठीक है, दूसरे इसके लिए भी, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन के लिए भी सेम आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपको चीजें एनालाइज करके समझना होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे Yes. इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये एक्सप्रेशंस को मेमोराइज करने होंगे कि टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्राफ इम्पोर्टेंट, ये दोनों ग्राफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको डिराइव करके बता ही दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एनर्जी एनालाइज करते हैं सिस्टम का। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करो, अगर आपके पास और भी कोई बुक है उसमें से भी सॉल्व करो। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। फेस एनालिसिस वाले और सुपरपोजिशन ऑफ एन सिस्टम वाले क्वेश्चंस अभी के लिए रहने दो। जितना मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए आप लोगों को, जो फोटोज भेजे थे मैंने सिमी को, वो फोटोज में ये सारे कॉन्सेप्ट मिले जुले क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे बने ना, तो उन सबको अभी के लिए पॉज में रखो जो क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, और जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे उन सबसे आप फॉरवर्ड मूव करते रहो। और एक भी मैंने जब पहला क्लास हुआ था, क्योंकि आज ये तीसरा क्लास है, तो जो पहले क्लास के बाद भी मैंने एक फाइल शेयर किया हुआ था, एक फोटो शेयर किया हुआ था, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करना। एंड आपके बुकलेट भी अगर आपके पास होगा तो उनमें से भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो करना अभी के टाइम पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, क्लास समाप्त करते हैं। पूछो पूछो। सर कौन से फाइल का क्वेश्चन? कौन से फाइल का क्वेश्चन? स्नेहा आप पूछ रहे हो? आपको यस सर। आप पहला क्लास आए हो ना, तो आपको हाँ शायद सर। से मिला नहीं होगा। तो मैं वो फाइल्स सारे जो भी मैंने असाइनमेंट दिए हुए थे, वो असाइनमेंट मैं बाकी दोनों टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। तो आई थिंक जिनको चाहिए होगा वो रिस्पेक्टिवली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यस। और सिमी और सोनाली मुझे ये बताना, मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में लिखवाए थे पिछले क्लास में, है ना? Yes, sir. वो क्वेश्चंस के क्या हाल है? वो क्वेश्चंस बने क्या? Sir, मैं try सा- नहीं किए। ट्राई नहीं किए अभी तक? No, sir. ट्राई करना होगा ना बच्चा, ट्राई करना Yes, होगा। वो sir. अच्छे क्वेश्चंस है, वो अच्छे क्वेश्चंस है जो आपको वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन v डॉट x ग्रेटर देन 0, a डॉट v लेस देन 0, इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए थे मैंने, तो क्वेश्चंस भी ट्राई करने होंगे। चलो वो क्वेश्चंस को तो मैं वापस से क्लास में लेकर आऊंगा, बट आप लोग दोनों ये ध्यान रख लो, आप जो भी अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं आप लोग ये सब ध्यान रख लो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, मैंने आज के क्लास को मिला के मैंने इन टोटल 8 ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं, या नहीं है? यहाँ पे Yes, देखो, sir. यहाँ पे 8 ग्राफ्स हो गए। ठीक है, क्या पहले तो ये v और x और t का ग्राफ, पहले तो ये x और t का ग्राफ हो गया, फिर ये v और t का ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम कैसे चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इन टोटल आपके पास 8 ग्राफ है, तो इन ग्राफ को प्लीज समझ लो ढंग से, ताकि आपको ग्राफ के बेसिस पे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ग्राफ के बेसिस पे जब हम फेज एनालिसिस पे जाएंगे तब आप लोग को ग्राफ एकदम पकड़ में होना चाहिए। ठीक है, अब जब तक ग्राफ को पकड़ में नहीं रखोगे तब आपका ना ही एसएचएम पकड़ में आएगा, ना ही वेव पकड़ में आएगा, ना ही उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पकड़ में आएगा।
ठीक है, तो आपको ये जो चैप्टर है एसएचएम और वेव्स का, ये बहुत कोर चैप्टर है, तो इसकी वजह से आपको ये ग्राफ्स और ये एनालिसिस एसएचएम का आपको ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवाइज करते रहो, जब भी क्लास में बैठ रहे हो उससे पहले प्लीज रिवाइज करके आओ। ठीक है, और अगर कोई डाउट आए तो क्लास के पहले ही आप ग्रुप पे डाल दो, ताकि यहाँ पे आने के बाद टाइम स्पेंड ना हो। ठीक है, चलो क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू गाइस।